महाराज, महाराज, ये लीजिए, आपके पसंदीदा तोता लाया हूँ। वाह, ये तोता बहुत सुंदर है देखने में। हाँ, 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 हाँ। ओए चुप, क्या बोल रहा है? सामने महाराज बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ बेवकूफ महाराज का बेवकूफ मंत्री? महामंत्री नहीं 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 नहीं, अनपढ़ गवार है। ले जाओ इसे, ले जाओ। नहीं मतलब नहीं, मेरा मतलब महाराज। शिष्टाचार नहीं है इसके अंदर, इज्जत करना नहीं जानता सबकी। ले जाओ, अभी ले जाओ यहाँ से। महाराज ये अच्छा है, अच्छा। वो देखो, वो फिर से हंस रहा है। ले जाओ इसे, ले जाओ। महाराज अनुमति दे तो कुछ बोलूं? हाँ हाँ, बोलो सेनापति। महाराज वो अगर चला गया तो उसे शिक्षा कैसे मिलेगा? उसे भगाएंगे तो अभी भाग जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम, ठीक कह रहे हो। उसे उचित शिक्षा देना होगा महामंत्री। बोलिए महाराज। उस अनपढ़ तोते को उचित शिक्षा दो, पढ़ाओ लिखाओ, ज्ञानी बनाओ उसे। जो कर सकते हो करो। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, मामूली खरपतवार से पंछी जो घोंसला बनाती है, उस घोंसले में ज्यादा विद्या नहीं आता। तो फिर उसे सोने के पिंजरे में रखो, जल्दी बनवा दीजिए। ओए होए, सोने का पिंजरा, ना अच्छा किस्मत है। पिंजरा तो बन गया, अब शिक्षा देना तो बाकी है। इसके लिए तो और किताबें चाहिए। तो फिर ओए, तू शिक्षा क्यों नहीं है? नमस्ते महाराज, नारबुला के पिंजरा भी बन गया, लेकिन तोता अभी तक कुछ सीखा नहीं। क्या फायदा है महाराज ये सब करके? जिसके लिए आप इतना कुछ किए, उसका क्या कुछ हुआ बताइए महाराज। हाँ, ये तो मैं सोचा नहीं। हाँ? चलो, अभी मैं जाऊंगा तोता से मिलने। ओए कोई है? जल्दी जाओ, खबर दो सबको, सबको संदेश दो कि महाराज आ रहे हैं तोता को देखने। तोता तो अभी तक कुछ सीखा ही नहीं। हम लोग महाराज को क्या जवाब देंगे? अभी तक तो ये कुछ सीखा ही नहीं। क्या होगा? अरे धर, इतने मोटे किताबें वो कैसे हजम करेगा? तो फिर जाओ, जाके खिलाओ, जाओ जाओ। क्या? मर गया मैं, खा लिया, खा के पेट भर गया। मेरा मन भर गया। छोड़ो छोड़ो। नहीं नहीं नहीं। खा ले, सारा विद्या शक्ति खा ले, खा जल्दी खा। यही है शिष्टाचार, समझे क्या? अरे अरे बस अब तोता
विद्या से फैल गया। आइए महाराज आइए, ये देखिए आपका चिड़िया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ नहीं बोल रहा है, इसी को ही कहते हैं शिष्टाचार। लेकिन इसका पेट क्यों फूला हुआ है? पेट भर गया है विद्या से महाराज। अच्छा। देखिए गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। लक्ष्मी, एक बार ना हो तो लक्ष्मी को ही बोलकर देखता हूँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, सुनती हो? ओफ, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आ रही हूँ, रुकिए, आ रही हूँ। हाँ, जरा इधर सुनो ना। ओफ, पूरा घर सर पे उठा रखे हैं, क्या हुआ है बताइए। इस ठंड में गरम गरम हलवा खाने का मन कर रहा है, तुम अपने हाथों से बनाकर खिलाओगी क्या? हाँ, यही बात सुनने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। थोड़ा जोर से बोल देते तो क्या हो जाता? कुछ बिगड़ जाता या पहाड़ गिर जाता? क्या गुस्सा हो गई क्या? नहीं, गुस्सा क्यों होंगी? आप मेरे पति हैं, आप खीर खाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं खिलाएंगे तो मेरा अहित होगा ना। तो फिर देर मत करो, जल्दी से हलवा बना दो, क्योंकि मुझे राज्यसभा की ओर शीघ्र जाना है। हाँ, ये लीजिए, बना दीजिए, जल्दी से बोलने से हो गया। घर में तो सिर्फ चावल है, दूध और चीनी। जब तक नहीं आएगा तो खीर कैसे बनेगा? और खीर नहीं बनेगा तो आप खा के कैसे जाइएगा राज्यसभा में? बताइए, जल्दी से ले आइए। ठीक कर रही हो तुम। ठहरो, मैं अभी दुकान से दूध और सूजी लेकर आता हूँ। ठहरो, समझ रही हो? ठीक है, जाइए लेके आइए। तब तक मैं चावल साफ कर लेती हूँ, ठीक है? वही करो। अरे गोपाल है क्या? इतनी सुबह सुबह कहाँ चले? वही थोड़ा बाजार जा रहा हूँ। बाजार वह क्यों? कोई मेहमान आएगा ना क्या? मेहमान मतलब? ना, तुम्हारे ससुराल से कोई आने वाला है क्या? तो क्यों? अगर कोई ससुराल से नहीं आता है तो लोग बाजार नहीं जाते हैं? अरे आंख चुरा कर क्यों जा रहे हो? ओह, बोला तो जल्दबाजी है। ऐसी कौन सी जरूरत है जो खड़े होकर 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते? है, राज्य कार्य के लिए जल्दबाजी है। राज कार्य? कौन सा राज कार्य? जरा सुने। राज्यसभा में राजा के अधीन नौकरी। सुबह 10 बजे तक राज्यसभा में उपस्थित न होने पर राजा राज्यसभा से खदेड़ देंगे, समझे? बोलिए, यह बात समझ में आई? बात तो दिमाग में आई, लेकिन कुछ हजम नहीं हुई। तुम तो एक अशिक्षित नाई के बेटे हो, खुद एक अशिक्षित हो और राजा के राज्यसभा में नौकरी करते हो। जरा बताओगे राज्यसभा में तुम क्या काम करते हो? कोई बड़ा पद है या सफाई करते हो? इतना छोटा काम गोपाल नहीं करता है। यह गोपाल बहुत बुद्धिमान है, अपने बुद्धि के बल पर राज्यसभा में नौकरी करता है, समझे? तो बताइए, मेरी बात समझ में आई या नहीं? इतने देर बाद समझा। हाँ, राजा की चमचागिरी। लगता है राजा भी तुमको उचित पद दिया है। अशिक्षित छोटी जात के आदमी हो तुम। राजा की चमचागिरी के सिवा तुम और कर भी क्या सकते हो? आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि एक समय राजा के आप विदूषक थे, या तो ऐसा लगता है विदूषक वाला पद आप ही बनाए हैं। भाई, इसे क्या देखे हो? ये किस राजा का चला है? ओहो, विदूषक। गोपाल, यह किसी राजा का विदूषक नहीं है। तो फिर कोई राजा है क्या? तो कहाँ के राजा हैं आप? कृपा कर अपना परिचय देकर हमें धन्य करें।
गोपाल, तुम बहुत बोलते हो। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम बोलो। हाँ हाँ बोलिए। यह मेरा शाला है, मगध में निवास करता है। वहाँ पर यह राजा का मुख्य हिसाब रक्षक है। केवल यही बात नहीं है, वहाँ के सभासदों में इसका बहुत नाम है। उसके पद की बात तो बताइए। हाँ तो जानते हो मगध के राजा उसे क्या उपाधि दिए हैं? क्या उपाधि दिए हैं? पंडित शास्त्री जी। अरे भाई नहीं 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 नहीं, तो फिर पंडित दिग्गज विद्याधर शास्त्री जी। वाह 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 वाह, यह तो बहुत बड़ी उपाधि है। हा? विद्या दिग्गज विद्याधर सुश्री जी। अरे नहीं 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 नहीं, सुश्री जी नहीं, शास्त्री जी, शास्त्री। मगध के राजा क्या कहते हैं पता है? क्या बोलते हैं? मैंने तुमको अभी जो उपाधि दी तुम्हारे ज्ञान भंडार की अपेक्षा बहुत अधिक है। वे स्वयं को विद्या की जहाज कहते हैं, विद्या की जहाज। वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। लाख बात की एक बात है। आहा, ओह, एक ही बार में विद्या की जहाज। तो फिर इसको अपने साथ ऐसे क्यों रखे हैं? हाँ, समंदर में बहा दीजिए इसे, देखिए अपने आप हिलते डुलते चला जाएगा। जितना सब पागल है, समय नष्ट किया। यह देखो, वो पागल है न क्या? नहीं नहीं नहीं, छोटे लोग वैसे ही होते हैं। चलो चलो शाला जी। हाँ हाँ हाँ, चलिए 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 जीजा जी। रतन ठाकुर जब एक तारा बजाकर गीत गाते हुए जाता है तो इतना अच्छा लगता है ना। जो बोले हो सही बात है। गीत के सुर और एक तारा के मधुर शब्द से मन प्राण दीप्त हो जाता है। एक तारे की तिड़िंग बिड़िंग आवाज हमें बिल्कुल नहीं सुभाती है। अगर आवाज सुननी है तो सितार की सुनो, कितनी मधुर आवाज। फालतू मत बोलो तो, आवाज बीड़ा की होती है। वह जो हमारे घर के पास वाला बलमाली है, बीड़ा बजाता है, सही में एकदम मन प्राण जुड़ा जाता है। हाँ, दूर दूर सबसे अच्छी आवाज तानपुरे की होती है। हमारे जीजा जी के घर के पास यादव जी है ना, जो माँ सरस्वती की इतनी अच्छी वंदना गाते हैं कि सुनते सुनते मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, एकदम ओहो आहा। इस समय भी वह बात याद करने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। आहा, क्या बताऊं। आहा, ओहो। अच्छा अच्छा अच्छा, तानपुरा। तानपुरा, वो जिसकी आवाज पे 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 इतनी फालतू होती है कि जैसे लगता है आपस में चिड़िया लड़ रही है। चुप रहो, फालतू बोलते हो। तानपुरे की आवाज तुम्हें बिल्लियों का झगड़ा लगता है। वाद्य यंत्रों के बारे में तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान है? उल्टा सीधा बोलते रहते हो। जो जानता हूँ, जितना समझता हूँ, उसी समझ से बोल रहा हूँ। ये सब लेकर आपस में झगड़ा मत करो। केवल पता लगाओ कि किस वाद्य यंत्र का शब्द संसार में सबसे मधुर होता है। लेकिन भारत में ही तो कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। कितनों के पास तो विभिन्न प्रकार के अनेकों यंत्र रहते हैं। हाँ सही तो, जैसे तुम्हारा एक तारा, वीणा और उसका तानपुरा और मेरा सितार। हाँ, तब कौन बताएगा किस वाद्य यंत्र का शब्द सबसे मधुर होता है? सुनने में सबसे अधिक मधुर तो सुना हूँ कि हम लोगों का ये गोपाल नाई का बेटा होकर भी बहुत बुद्धिमान है। गांव की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान वह खुद करता है। चलो ना, उसी के पास जाकर पूछते हैं। हाँ, यही चलो, अच्छा होगा। अच्छा होगा। कहाँ हो लक्ष्मी? हुआ? नहीं नहीं, अभी तो उबलना शुरू हुआ है, रुकिए। ओह,
अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ। उसी वक्त बोली थी कि कुछ नाश्ता कर लीजिए, पर आप नहीं किए। अब क्या आप समझिए, तो फिर भूखे रहिए आप। उस समय क्या जानता था कि हलवा बनने में इतना समय लगता है? हाँ, सोचा था बाजार से दूध, चीनी, सूजी लाकर दे देता और हलवा तुरंत तैयार हो जाता, मगर यहाँ तो कुछ बात ही। जैसी आपकी सोच वैसा आपका विचार। अच्छा, तब तक तो रोटी ही दो, वही खा लेता हूँ, और क्या करूँ? वो नहीं है, मैं खा ली। तब घर में कुछ नहीं है? हाँ? गोपाल, ओ गोपाल, घर में सोए हो क्या? सुनिए, कोई आ रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। तैयार हो जाए तो मुझे बुलाओगी। ठंडा होने पर सूजी का हलवा मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे आप लोग आइए 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 आइए, सभी लोग आ जाइए सभी लोग। उसके बाद कैसे याद आई? जानते हो गोपाल, एक बड़ी समस्या लेकर हम तीनों वृद्ध तुम्हारे पास आए हैं। इसका समाधान जरूर करना होगा बेटा। मैं तो जानता ही हूँ, समस्या में पड़े बिना मेरे पास कोई नहीं आता है। तो बताइए आप लोग किस समस्या में फंसे हैं? हाँ? अरे गोपाल, हम तीनों में यह तर्क हो रहा था कि किस वाद्य यंत्र का स्वर सबसे अधिक मधुर होता है। तो आप लोगों को सुनने में किसकी ध्वनि मधुर लगती है? मेरा हुआ एक तारा और वीणा, उसका तानपुरा, और इसका हुआ सितार। बड़े चिंता की बात है, क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? यह देखो, पैसा गिर गया। हाँ, नहीं, यह पैसा मेरा है। नहीं, यह पैसा मेरा है, मेरी ही जेब से गिरा है। आप लोग देखे तो खुद ही किस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान कर लिए। हाँ? आप लोग समझ नहीं पाए। एक सामान्य पैसे की आवाज सुनकर किस प्रकार से छोटे बच्चों जैसे अपनी मानसिकता छोड़कर आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार हो गए। केवल यही नहीं, इस सिक्के की आवाज कान में जाते ही आप लोगों का ध्यान उधर चला गया। इसलिए कहता हूँ कि संसार में पैसे की आवाज सबसे अधिक मधुर होती है। हाँ। गोपाल, तुम शायद भूल गए कि हम लोग वाद्य यंत्रों के शब्द के बारे में पूछने आए थे। वाद्य यंत्र क्या है आप लोग जानते हैं? वाद्य यंत्र का मतलब ना, वाद्य क्या? ठीक है, तब सुनो। जब किसी निर्जीव वस्तु को किसी दूसरी वस्तु द्वारा चोट पहुंचाई जाए तो उससे एक मधुर आवाज निकलती है। जिस वस्तु से आवाज निकलती है उसे वाद्य यंत्र कहते हैं, समझे? इससे प्रमाणित हुआ कि पैसे की आवाज सबसे मधुर होती है, जिसको आप लोगों ने खुद ही साबित करके दिखा दिया। और रही चोट करने की बात, यदि आप लोग चाहें तो जमीन पर भी कुछ गिराकर आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं तो दो मुद्राओं को आपस में टकरा कर भी आप लोग आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। तो बोलिए महाशय मित्रों। हाँ गोपाल, तुम सचमुच तर्क संगत सही जवाब दिए हो। गया खीर तैयार। अरे बुढ़े लोग अभी तक बैठ के बातें कर रहे हैं, कैसे मैं बुलाऊं उनको? उफ, क्या करूं? मैं तो पहले ही कहा था, गोपाल के पास इतनी बुद्धि है कि वह समस्या का समाधान तुरंत कर देगा। यह तो ठीक है, एकदम यह तो ठीक है। कल्याणी की घटना आप सुने थे ना, जहाँ नेताजी हिंदी विद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यालय समिति के साथ जो द्वंद्व हुआ था, गोपाल उसको चुटकी बजाकर हल कर दिया था। यह सब तो आप लोगों की कृपा है, इसके साथ मेरे स्वर्गीय माता पिता का आशीर्वाद है। लगता है आपकी श्रीमती बुला रही है। नहीं, मुझे क्यों बुलाएगी?
वह सुनो, फिर से चूड़ी की खनखन। बोला ना बुला रही है। अरे बुला रही हो? हाँ। अरे क्या हुआ? होगा क्या, मैं बोल रही हूँ होगा क्या। खीर चाची आपका अंदर इंतजार कर रही है, उनके आने में ज्यादा समय नहीं लगा है। और हाँ, जल्दी से आइए वरना वो जुड़नपुर चली जाएंगी। वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए बैठी हैं। नहीं नहीं, उनको और थोड़ा इंतजार करने को बोलो। नहीं नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। जुड़नपुर जाने के पहले मैं उनको उदरगढ़ भेजना चाहता हूँ। तो फिर जल्दी से आइए। आप लोग थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ लक्ष्मी, सूजीराम कहाँ है? अजी खीर चाची नहीं, बैठिए बैठिए, मैं जल्दी से आपको परोस देती हूँ वरना ठंडा हो जाएगा। लगता है यादव जी इसी में घूम रहे हैं। ठीक है ना, अब मैं इसको उदरगढ़ भेजता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। वाह वाह वाह, चमत्कार, बहुत स्वादिष्ट हुआ है लक्ष्मी। देखें कैसे तरकीब से मैं आपको बुलाई, वरना कैसे खा पाते गरम गरम खीर। वह तो ठीक है, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है, लेकिन किसकी पत्नी हो यह भी तो देखना होगा। क्या बात है, कुछ समझे? उदरगढ़, जुड़नपुर, इस तरह के शब्द तो मैं अपने बाप दादा के मुंह से भी नहीं सुना था। रुको रुको, गोपाल के आते ही पता चल जाएगा। आप लोग इतनी देर बैठे, क्षमा कीजिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम राज कर्मचारी हो, तुम्हारे कंधे पर कितना बोझ होगा, उसी बोझ के चलते तो तुम अंदर गए थे। गोपाल, उदरगढ़, जुड़नपुर, हलवा चाचा, ये नाम तो मैं कभी नहीं सुना। और सूजीराम महाशय कौन है? इन सारे नामों का संबंध किसी क्षेत्र विशेष से है और सूजीराम महाशय ही उन क्षेत्रों में जाने की क्षमता रखते हैं। अरे अरे अरे, बातों ही बातों में इतनी देर हो गई, हमें राजसभा जाना था। हाँ हाँ ठीक ही है, बहुत देर हुई, चलो हम लोग भी चलते हैं। सुनो सुनो सुनो, महामहिम राजा कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं। महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र की, महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। आज के इस सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। जो स्त्रियां न्याय के लिए आई हैं, उन्हें आदर सहित यहाँ लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, राजसभा में आने का समय निकल गया, लेकिन अभी तक गोपाल नहीं आया। गोपाल, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? जी, आज भोजन बनने में देर हो गई इसलिए। तो फिर कल पैर में मोच आई थी इसलिए। गत परसों गोपाल का बहाना तो लगा ही रहता है। कल से प्रातः 10 बजे के अंदर प्रत्येक राज्यसभा सदस्य को प्रवेश करना अति आवश्यक है। जो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे उसे राज्यसभा से निकाल दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, मैं सीता। प्रणाम महाराज, मैं गीता। रिश्ते में हम दोनों बहन हैं। बोलो क्या शिकायत है? महाराज, 1 महीने पहले हम दोनों बहन एक ही वक्त पे एक ही घर में 2 पुत्र को जन्म दिए थे। कुछ समय बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वो अब मेरे पुत्र पे अपना अधिकार जताती है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। पुत्र इसका मरा है, मेरा नहीं। क्या तुम लोग अपनी संतानों की पहचान के लिए कोई विशेष निशान बता सकती हो? हाँ महाराज, मेरे पुत्र के पीठ पे एक काला तिल है। हाँ महाराज, मेरे पुत्र के भी कान के नीचे एक छोटा सा तिल है। महामंत्री, इन दोनों की बातों में कितनी सत्यता है पता किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इन दोनों की बातों में ही सत्यता है। महाराज, आपके पास इतना विलक्षण बुद्धिमान अनुचर रहते भी आप स्वयं इतना चिंतित क्यों हैं? इस जटिल विचार का दायित्व आप उन्हें ही दें।
क्या गोपाल, सकोगे? जरूर, तब देखो। जो आज्ञा महाराज। अच्छा, तुम दोनों का कहना है कि यह पुत्र मेरा है, यही तो? जी हाँ। तुम दोनों ही इस बच्चे को मांगती हो? हाँ, चाहिए। यदि बराबर बराबर 2 टुकड़े कर तुम दोनों को दूं तो कोई आपत्ति है? मुझे नहीं है, मुझे है। लेकिन तुम्हारी आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे हिसाब से तो सीता का समर्थन है। जल्लाद, जल्लाद, हुकुम। इस बच्चे के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए जाएं और एक एक टुकड़ा सीता और गीता को दे दिया जाए। जो आज्ञा। दया कीजिए, दया कीजिए, आप इतना कठोर मत होइए। उसका पुत्र उसका ही रहे। मैं वादा करती हूँ कभी भी मैं उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जताऊंगी। लेकिन मेरा एक विनती सुन लीजिए, इस शिशु को मत मारिएगा। महाराज, मेरा फैसला समाप्त हो गया। बच्चे की असली माँ गीता है, सीता नहीं। यह कैसे? गीता तो अपने मुंह से खुद बोली कि हर एक माँ चाहती है कि उसकी संतान निरोग, बलवान और दीर्घायु हो, जबकि सीता बच्चे का एक टुकड़ा लेने के लिए राजी है और वहीं गीता अपनी संतान को बचाने के लिए अपने मातृत्व का अधिकार छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि यह बच्चा किसका है। महाराज, सीता, इसकी बात क्या सत्य है? सही सही बोलोगी, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। हाँ महाराज, ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है। ये पुत्र मेरा नहीं, मेरी बहन गीता का है। जन्म के साथ साथ मेरे पुत्र की मृत्यु हो गया और मैं ईर्ष्या के वजह से अपनी बहन का पुत्र अपना पुत्र कह रही थी। मुझे माफ कीजिए महाराज, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, इस बार क्षमा कर दिया गया, लेकिन याद रखना भविष्य में फिर ऐसी गलती मत दोहराना। ठीक है, जाओ। गीता, तुम अपनी संतान को लेकर वापस जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सचमुच गोपाल, तुम धन्य हो, तुम्हारा न्याय भी धन्य है। यह सब आपकी कृपा है महाराज। होता आधा बोरा। देखा कुंतल, इस मजबूत लोहे की रॉड को मैंने कैसे टेढ़ा कर दिया। अरे बाप रे भोदा भैया, आप में तो बहुत ताकत है। तू तो एक धक्के में ही ऑमलेट बन गया। तेरी चोरी तो पकड़ी गई। इस रबड़ के पाइप को तू लोहा बोलकर इस बच्चे कुंतल को तू बेवकूफ बना रहा है। चलता हूँ। इसका बदला मैं तुझसे लूंगा ही हादा। उस चिरकुट ने आज कुंतल के सामने इस तरह मेरा अपमान किया। जैसे भी हो, मुझे इस बात का जवाब देना ही होगा। लेकिन कैसे? आइडिया। हादा बहुत दिनों से मेरे जिम के इक्विपमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस चिरकुट को 2-3 बार देखा भी है और मैंने अपने सारे इक्विपमेंट्स तो बोर्डिंग के पीछे वाले कमरे में ही छुपा के रखा है। अब उसे जाल में फंसाना होगा। अब उस चिरकुट को समझ में आएगा मुझे धक्का देने का अंजाम क्या होता है। जाता हूँ, अब शुरू करता हूँ अपना काम। हो रहा, हादा आ रहा है, अब मजा आएगा। अरे ये तो भोदा है। क्या कर रहा है हॉस्टल के इस पीछे वाले गेट में? ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। अब क्या होगा? मेरे जिम के सारे इक्विपमेंट्स तो इसी कमरे में हैं। अगर वो चिरकुट हादा भी यहाँ आके टपक पड़ा तो? अरे बोदा, इड़ा बन के पीड़ा खा रहा है। जिम का सारा सामान तू यहाँ छुपा कर रखा है। रुक जा, किसी भी तरह से तू इस दरवाजे को नहीं खोल पाएगा गेंडा। तेरा जिम का सारा सामान मैं ही निकाल देता हूँ, तू देखता जा। अब देख कैसे मैं इस दरवाजे को खोलता हूँ। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे।
बाप रे, अरे वारे। आदा, अब तो तू ही चिटपटांग हो गया दोस्त, और इसीलिए मैंने दरवाजे के सारे स्क्रू पहले से ही खोल दिए थे। मुझे पता था तू जरूर गड़बड़ करेगा। चलता हूँ आदा। कहाँ जा रहा है? बचा, बचा, मत जा मुझे छोड़कर, बचा। देखो भोदा भैया, आपके लिए ये मैं कागज लेकर आया हूँ। क्या लिखा है इसमें? एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके लिखे हैं। ताकत बढ़ाने के लिए डाइट चार्ट। अरे वाह, ऐसा है क्या? दे दे मुझे जरा देखूं। इसमें सब गलत गलत लिखा हुआ है। वो देखिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, यादा, वो कागज तोड़ के उस चाचा के थोबड़े पे जाकर, अरे बाप रे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो तो जाकर सीधे दिखाई नहीं पड़ा। बोल, 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 आदा, तुझे अब कसरत करने की जरूरत नहीं है रे। इतनी धुलाई होने के बाद तेरी बॉडी ऐसे ही सलमान खान जैसी बन जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ रे। अरे मम्मी, गिरिबद देश का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा थे चंद्रसेन और रानी भद्रा देवी। राजा और रानी अपने प्रजाओं के प्रति बहुत भावुक थे, लेकिन प्रजा राजा और रानी से बहुत रुष्ट थे क्योंकि राजा निसंतान था। माँ, मुझ पर कृपया करो, कृपया करके इस राज्य में एक कुलदीपक दे माँ। राजा, तुम्हारे पूजा से मैं संतुष्ट हुई। सुनो, नगर के पास के मंदिर में एक सन्यासी आए हैं। तुम लोग जाके उनसे मिलो। वो तुम लोगों की सारी समस्या का समाधान करेंगे। सुबह होते ही राजा और रानी दोनों जाकर सन्यासी से मिले। महाराज, संतान तो आपको मिलेगा ही, उसके लिए आपको आवश्यकता है एक दिव्य अम्फल का। वो कहाँ मिलेगा सन्यासी जी? सही पता मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से ये दिव्य अम्फल मिल सकता है, लेकिन फल लाना पड़ेगा तुम्हारे किसी प्रजा को। सुनो सुनो सुनो, ये एक सन्यासी के बातों के अनुसार महारानी अगर दिव्य आम फल को खाएंगी तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस दिव्य आम फल को लाने के लिए हमारे राज्य की किसी प्रजा को जाना पड़ेगा। जो जाना चाहता है वो राजा से आके मिले। प्रणाम महाराज, मैं रानी माँ को दिव्य आम फल लाके दे सकता हूँ, लेकिन वो फल कहाँ मिलेगा बता देते तो। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से वह दिव्य फल मिल सकता है। मैं चलता हूँ, प्रणाम। प्रणाम चाचा जी। कौन हो तुम? क्यों आए हो तुम यहाँ? जी, मैं जात का वेद हूँ। मैं आया हूँ उदयगिरी राज्य से। अपने राज्य की महारानी के लिए मैं एक दिव्य आम फल लेने आया हूँ। वो आम फल सेवन करने से हमारी महारानी पुत्र लाभ करेंगी।
उस दिव्य आम फल का पता बता सकते हैं? उस दिव्य आम फल के बारे में मैं भी सुना हूँ और ये भी सुना हो कि असंभव कार्य को संभव कर देता है। मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये दिव्य आम फल मुझे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ से तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ, समुन्दर के किनारे एक जलकन्या विश्राम कर रही होगी, उससे तुम जाके पूछना। जब तक वो ना बता दे तब तक तुम उस कन्या को नहीं छोड़ना, ठीक है बच्चा? ठीक है चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, वो रही जल परी। छोड़ो छोड़ो मुझे। दिव्य आम फल का पता बताओ, तभी मैं छोड़ूंगा तुम्हें। दिव्य आम फल के बारे में तू पूछ रहा है? उससे पहले मैं तुझे निगल जाऊंगी। आ, 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 आ। दुष्ट इंसान, एक कन्या के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है तुझे नहीं पता है? हाँ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी मैं छोड़ूंगा। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? दिव्य आम फल कहाँ मिलेगा? समुद्र के अंदर एक द्वीप है, उसी द्वीप में एक आम का पेड़ है, उसी आम के पेड़ को दिव्य आम फल कहा जाता है। लेकिन मैं समुद्र के द्वीप में कैसे जाऊंगा? तुम इस नाव में बैठो, ये तुम्हें ले जाएगा। नाव में बैठकर समुद्र के द्वीप में जाकर वो दिव्य आम फल समुद्र में ढूंढ लिया, लेकिन ये क्या, नाव कहाँ चला गया? उस नाव की अब कोई जरूरत नहीं। ये क्या, राजा के पास मैं कैसे जाऊंगा? इस फल का नाम है दिव्य फल। इस फल की सहायता से तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। तो हे दिव्य आम फल, तुम मुझे मेरे राजा के पास ले चलो। महाराज, ये लीजिए दिव्य आम फल। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम महाराज। कहाँ जाओगे वैद? मेरे पास बैठो। आज से तुम हमारे साथ रहोगे और मेरा आधा राज्य तुम संभालोगे। महाराज, राजा की उबैद को अपने पास बैठाया और अपना आधा राज्य क्यों सौंप दिया? बेतल, कारण यह है कि राजा का कोई संतान नहीं था और सन्यासी के बातों के अनुसार रानी दिव्य आम फल खाती तो उन्हें संतान प्राप्त होता, लेकिन वो फल किसी प्रजा को लाना था, इसीलिए वेद उसे लाने गया था। वेद के वजह से राजा को संतान प्राप्त हुआ, इसीलिए राजा ने वेद को राज्य का आधा हिस्सा दे दिया। समझे तुम बेताल?